हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और अंतिम मौका मार दो छक्का, काम खत्म सर जी। अंतिम मौका मार दो छक्का, ये अपना टाइटल है। आपको 95 फोड़ना है सर, कुछ भी हो जाए। कसम है सर उनकी, 95 फोड़ना है गुरुजी। उनकी किसकी अर है गुरुजी, हम नहीं बताएंगे। हम तो पेपर के बाद बताएंगे किसकी कसम। गुरुदेव खुला खिला दे रहे हैं। हाँ? ऐसा कैसे गुरुजी कर देते हैं आप? ऐसा कैसे गुरुजी कर देते हैं भैया? बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही जबरदस्त, एकदम कतई। भाई साहब जहरीले वाले प्रश्न हैं यहाँ पे, पेपर में एकदम छापने वाले प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। इसमें मैं क्या-क्या आपको कवर करवाने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। बहुविकल्पी कवर करवाऊंगा, महत्वपूर्ण गद्यांश, महत्वपूर्ण पद्यांश, जीवन परिचय और महत्वपूर्ण कहानी, ये मैं करवाऊंगा। पेपर में सर कितने कौन सा नंबर का आएगा? सर 10 अंकों का पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। ये आपका 10 अंकों का देखने को मिलेगा, ये भी आपका 10 अंकों का, ये आपका 5 अंकों का, ये आपका 5 अंकों का। तो टोटल सर कैलकुलेट करेंगे तो 40 अंक आपको यहाँ से पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है यार, सभी इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन को लिया है। आपके पास एक दिन का मौका है। बिल्कुल हिंदी में जो आपका टारगेट सर ये है कि सर हमें 100 में 100 चाहिए तो चाहिए, कुछ भी हो जाए सर हमें 100 में 100 चाहिए तो चाहिए। तो बिल्कुल आप बहुत ही जबरदस्त वीडियो पर आए हैं। ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है। इसके बाद में आपका ऑब्जेक्टिव मैं आज करवाने वाला हूँ, 250 कम से कम करवा दूंगा। और साथ ही साथ मैं आपके लिए जो व्याकरण है वो भी मैं करवा दूंगा। फिर निबंध में करवा दूंगा, फिर मैं पत्र लेखन और कम से कम 4 ठो तो पेपर में करवा दूंगा आपके एग्जाम से पहले। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रेमचंद्र की कहानी का नाम है सर कफन है। प्रेमचंद्र की कहानी कौन है सर? कफन है। और सर क्या है? गोदान भी प्रेमचंद्र की कहानी है सर, गोदान भी प्रेमचंद्र की कहानी है। विद्यानिवास मिश्र निबंधकार है सर, यह ललित निबंध के निबंधकार हैं। कौन सर जी? विद्यानिवास मिश्र। कल्पलता के सर लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कल्पलता के लेखक सर कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नोट कर लीजिए। हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा पर आधारित है? हरिशंकर परसाई की कृति है सर। ये क्या है? कृति बोलिए, आप रचना बोलिए। यह एक विधा है, किस किस पर है सर जी? तो यह एक कहानी है। ये कौन सी कृति पर आधारित है? तो यह एक कहानी है। क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा है, किसकी है? तो यह एक हरिवंश राय बच्चन की है। क्या भूलूं क्या याद करूं, किसका है सर जी? हरिवंश राय बच्चन का है। अगला यहाँ पे है आपका, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है सर। आलोक पर्व, आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है सर। तोड़ना है आपको इस बार। विषम में विष मौस धम का गद्य विधा है सर। कौन सा है ये सर जी? यह एक नाटक है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर्य किस विधा की रचना है सर जी? यह एक आलोचना है सर। क्या है? यह एक आलोचना है। जैसे उनके दिन फिरे निम्नलिखित में से कहानी संग्रह है सर। किसका है सर जी? हरिशंकर परसाई का है सर, हरिशंकर परसाई का। ओके। निम्नलिखित में से कौन? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है सर। प्रोफेसर जी जो सर सुंदर रेड्डी की रचना है, साहित्य और समाज, साहित्य और समाज सर, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की सर रचनाओं में से एक है। अगला है पिताजी संस्मरण के सर लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। पिताजी संस्मरण के लेखक सर कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर सर जी पिताजी संस्मरण के क्या सर लेखक हैं। अगला यहाँ पे कला और संस्कृति के लेखक है सर वासुदेव सरग्रवाल। कला और संस्कृति के लेखक सर कौन है? वासुदेव सरग्रवाल हैं। अगला है साहित्य सहचर के लेखक का सर नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य सहचर के लेखक का सर नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अंतिम रात है, और ये रात आपके लिए बहुत बड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको तोड़ना है सर। कसम खाना है सर हमारे साथ की तोड़ना है। जो भी मैं वीडियो ला रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है यार, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ और ये सब क्वेश्चन आपको रट के जाना है भाई साहब, रट के जाना है। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कृति है सर। कौन है यहाँ पे? ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी सर किसकी है? जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियों में से एक है। वो कौन है सर जी? ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक सर कौन है? जैनेन्द्र कुमार। सर ध्रुव यात्रा कहानी के सर लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार है। एकदम टारगेटेड वीडियो है यार, आप सभी के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए एकदम टारगेट वीडियो है, आप तैयार कर लेना। ये तो आपके बहुविकल्पी हो गया सर। यहाँ पे आपका बहुविकल्पी खत्म होता है। बहुविकल्पी आपके पेपर में सर 10 नंबर का आएगा। 10 नंबर का सर आपके पेपर में बहुविकल्पी आने वाला है। ये 10 का बहुविकल्पी दिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक? अगला आपका आएगा क्या सर जी? वो आएगा हमारा क्या सर जी? गद्यांश पद्यांश। सर क्या आएगा? गद्यांश आएगा। फिर सर क्या आएगा? आपका पद्यांश आएगा। सर गद्यांश क्या? यहाँ पे देखिएगा, रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। रमणीयता के अभाव में
कोई भी चीज मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज द्वारा स्वीकार नहीं होती। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ रह जाती है। भाषा समुची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त क्या है माध्यम है, और ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल सभी मुहावरों को ग्रहण कर सके। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए उद्दिष्ट है और उसके अतिरिक्त उसकी जरूरत ही सोची नहीं जाती। देखिएगा, जब भी आप किसी भी गद्यांश का सर आंसर दे रहे हैं, जब भी आप किसी गद्यांश का आंसर दे रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है सर, गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। जितना आप अच्छे से गद्यांश को पढ़ेंगे, उतना ही बेहतर आप उसके सर जवाब दे पाएंगे। एक चीज हमेशा याद रखना। सबसे पहला प्रश्न, जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप रमणीयता, नित्य नूतनता डॉट 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 सोची नहीं जाती, शुरू का और लास्ट का जरूर लिख लेंगे, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ जो बच्चा है इस वाले गद्यांश का आंसर देना चाहता है। क्योंकि आपके पेपर में सर दो गद्यांश आते हैं, पहला प्रश्न यहाँ पे, उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश के लेखक प्रोफेसर जी सुंदर, तथा इस गद्यांश का पाठ का नाम सर क्या है, भाषा और आधुनिकता। सर क्या है, भाषा और आधुनिकता है। उसके बाद है रमणीयता और नित्य नूतनता किस प्रकार अन्योन्याश्रित है। तो रमणीयता और नित्य नूतनता एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह एक दूसरे पर आश्रित हैं। उपयुक्त गद्यांश के लेखक ने किस बात पर बल दिया है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने इस बात पर बल दिया है कि जिस प्रकार सौंदर्य में नवीनता होनी चाहिए, उसी प्रकार भाषा में नवीनता आती रहनी चाहिए। लेखक ने किसे अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम माना है। तो लेखक ने भाषा को युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम को माना है सर। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की सर व्याख्या कीजिए। सर रेखांकित अंश देखिए कहां से कहां तक है, ये देखिए यहाँ पे, रमणीयता तथा नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। अब इसी को सर बढ़ा चढ़ा के लिखना है। क्या लिखेंगे, भाषा की नवीनता ही उसकी सुंदरता और रमणीयता का घोतक है। जो वस्तु रमणीय होगी वह नवीन भी होगी, और जो नवीन होगी उसमें रमणीयता भी रहेगी। इस प्रकार नवीनता और रमणीयता एक दूसरे पर आश्रित हैं, अथवा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना रमणीयता के कोई भी वस्तु महत्वपूर्ण नहीं हो सकती सर। उसके बाद यहाँ पे है, सर्जक की मौलिक उपलब्धि अभिव्यक्ति का प्रमाण क्या है। क्या है, तो नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक अभिव्यक्ति की प्रामाणिकता सूचित करती है। क्लियर है सर, क्लियर है सर। अगला भाई यहाँ पे, किससे जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। अगला है, रमणीयता और उद्दिष्ट शब्दों का अर्थ क्या होता है। तो रमणीयता का अर्थ सौंदर्य और मोहक होता है, और उद्दिष्ट का अर्थ बताया गया और स्पष्ट गया होता है। क्लियर है। उसके बाद आपका देखिए, गद्यांश के बाद आएगा आपका पद्यांश। पद्यांश सर कितने नंबर का, सर 10 नंबर का आपके पेपर में सर पद्यांश रहेगा। सर पद्यांश है क्या, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांव के निकट उसको श्याम की केला गिराना, यो सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचित हो मेरा होना अति मलिन और सुखते नित्य जाना। कोई पत्यानवल तरु का प्रीत जो हो रहा हो, तो प्यार के दृढ़ युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना, और उन्हें यो बताना पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। अब इसका व्याख्या सर क्या लिखेंगे, राधा पवन से कहती हैं कि यदि मथुरा की भूमि पर तुम्हें कहीं मुरझाई हुई लता दिखाई दे, तो उसे कृष्ण के पैरों के पास लाकर गिरा देना। इस प्रकार उसके समक्ष स्पष्ट रूप से यह प्रकट कर देना कि प्रेम विहीन रहकर मैं भी उसी उसी लतिका की तरह मुरझाकर सदा सकते जा रही हूँ। यदि नए पेड़ के पीले पत्ते पीले पड़ गए, तो तुम्हारी दृष्टि पड़े तो उसे अपने प्रियतम की आंखों के आगे उसे धीरे से रख देना, और उन्हें बताना कि पति से बिछड़ी हुई स्त्री के समान मैं भी नित्य पीली पड़ती जा रही हूँ। इसका एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये आपका गद्यांश, पेपर में आएगा सर, छाप देंगे। ठीक है ना।
जब भी आप प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, वो भी गद्यांश पद्यांश में, तो मैं आपको सबसे पहले यही बताता हूँ, सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, उसके बाद जिस भी आप पद्यांश का आंसर दे रहे हैं, उसका शुरू का भाग और लास्ट का भाग उठाइए, बीच बीच में डॉट 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 करके भर देंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्या करने के लिए कहती हैं? तो राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को श्री कृष्ण के पांव के पास गिरा देने को कहती हैं, गिरा देने को कहती हैं। अगला है, सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं? तो सीधा बताइए, सूखी लता से राधा कृष्ण को यह संदेश देना चाहती हैं कि मैं प्रेम से रहित होकर किस प्रकार नित्य ही सूखती और मलिन होती जा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद है, पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का क्या अभिप्राय है? तो पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का अभिप्राय यह है कि मैं भी प्रोसित पतिका नायिका के समान पीली पड़ती जा रही हूँ। उपयुक्त पद्यांश की रेखांकित पंक्ति व्याख्या कीजिए। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें सीधा आप लिखेंगे कि राधा कहती है कि हे पवन, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो तो उसे प्रिय के सामने धीरे से रख देना और उन्हें बताना कि मैं उसी प्रकार भी प्रोसिता पतिया नायिका के समान पीली पड़ती जा रही हूँ। पाठ का शीर्षक और रचयिता का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक सर पवन दुतिया है और इसके रचयिता सर अयोध्या सिंह उपाध्याय, बोले तो सर हरियोध है। अयोध्या सिंह उपाध्याय बोले तो सर कौन है? हरियोध है। छाप दिए। अगला यहाँ पे, उपयुक्त उदाहरणों में व्यक्त रस का नाम लिखकर उसके अस्थायी भाव को का उल्लेख कीजिए। तो इसमें वियोग श्रृंगार रस है और इसका अस्थायी भाव सर क्या है? रति है। रति मतलब क्या होता है सर? वियोग होता है। प्रोसिता सा में कौन सा अलंकार है? तो प्रोसिता सा में उपमा अलंकार है। क्या है सर जी? उपमा अलंकार है। उसके बाद आपका आएगा सर जीवन परिचय। सर इंपॉर्टेंट वाला जीवन परिचय है सर। मैं जो लेकर आऊंगा स्पेशल आपके रहेगा, डेडिकेटेड आपके लिए रहेगा। कैसा आपका साहित्यिक परिचय रहेगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक बार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भाई साहब हैं, स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए भाई साहब, एकदम देख के एकदम रटवा देंगे सर। ये है आचार्य हजारी प्रसाद सर द्विवेदी। सर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पे भाई साहब। इनका साहित्यिक परिचय सबसे पहले देखिएगा। जन्म सन 1907 ईस्वी में, जन्म स्थान बलिया, माता का नाम ज्योतिषमती, पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, उपाधि डीलिट, भाषा संस्कृत खड़ी बोली, प्रमुख रचनाएं जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा। ठीक है। इनकी मृत्यु 18 मई सन 1979 ईस्वी में हुई थी। 18 मई सन 1979 ईस्वी में सर इनकी मृत्यु हुई थी। अब इनका जीवन परिचय डालिए या फिर डालिए सर साहित्यिक परिचय। क्या लिखेंगे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में एक सरयू पारी ब्राह्मण परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने परंपरा के अनुसार प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया और सन 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण किया। उसी वर्ष प्राध्यापक होकर शांति निकेतन चले गए और सन 1940 से 1950 तक वहां हिंदी भवन के निदेशक के पद पर कार्य करते रहे। सन 1950 में हजारी प्रसाद द्विवेदी काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो गए और इससे एक वर्ष पहले लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इनको डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण, किसके भाई साहब? पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया और इनका देहांत 18 मई 1979 ईस्वी को सर हो गया था। छाप लीजिए, पेपर में आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे सर हम क्या लिखेंगे? आगे लिखेंगे इनकी सर प्रमुख रचनाएं। सर इनकी प्रमुख रचनाएं सर कौन कौन सी? जैसे इनके उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा और पुनर्नवा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सर जी। साहित्यिक शास्त्री और आलोचनात्मक ग्रंथ कौन कौन से हैं सर? सूरदास, कबीरदास, साहित्य का मर्म, साहित्य सहचर, कालिदास की लाली योजना इत्यादि साहित्यिक शास्त्री और आलोचनात्मक सर ग्रंथ है किसकी? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है। उसके बाद सर जी इनका क्या है सर? निबंध संग्रह। सर निबंध संग्रह कौन कौन से है? अशोक का फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क और कल्पलता, आलोक पर्व इत्यादि इनके सर जी निबंध संग्रह हैं। सर इनका इतिहास कौन कौन सा है? हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य इत्यादि इनके सर जी इतिहास है। इसके बाद इनका साहित्यिक योगदान में क्या लिखेंगे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 4 महत्वपूर्ण उपन्यासों रचना किए जिनके नाम बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित ये उपन्यास द्विवेदी जी की
गंभीर विचार शक्ति के प्रमाण हैं। इतिहास और कल्पना के समय द्वारा लेखक ने अपने अपने उपन्यास साहित्य को आर्षक आकर्षक रूप इन्होंने प्रदान किया है। उसके बाद शरीर आपका आएगा कहानी का सारांश। ये कहानी का सारांश ध्रुव यात्रा पर आएगा या फिर आएगा सर पंचलाइट पर। किसी भी मतलब किसी भी टॉपिक पर कोई भी रहेगा, पेपर में आ जाए बस छाप देना है, आएगा। ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश क्या सर लिखेंगे? ध्रुव यात्रा एक मनोवैज्ञानिक, चेंज कर लेते हैं यार। ध्रुव यात्रा एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। यह कहानीकार जैनंद की उत्कृष्ट कहानियों में से सर एक है। राजा रिपुदन बहादुर की उर्मिला नामक एक प्रेमिका है, जिससे वह पहले विवाह के विषय में अपनी लक्ष्य सिद्धि के कारण मना कर चुका था। वह उत्तरी ध्रुव की यात्रा के लिए जाने से पूर्व अपनी प्रेमिका से पति पत्नी तो संबंध बना चुका था, जिसके परिणाम स्वरूप उसका एक पुत्र भी उत्पन्न हो चुका था। उत्तरी ध्रुव की यात्रा तो इसने पूर्ण ही कर ली, लेकिन उसका मन क्या रहने लगा? बहुत ही व्याकुल रहने लगा। वह भारत लौटा, उसके स्वागत की जोर-शोर से तैयारी हुई। वह मुंबई से दिल्ली आ गया। यह सब समाचार उर्मिला समाचार पत्र में पढ़ती रही। रिपुदन को रिपुदमन को नींद कम आती थी और उसका मन काबू नहीं रहता था। वह उप उपचारार्थ मारुति आश्रम पर पहुंचा और मारुति ने उसे विजेता कहकर पुकारा, तो उसने बोला कि नहीं, मैं रोगी हूँ, मैं विजेता नहीं हूँ, विजेता छल है। उसने रिपुदमन से अगले दिन 3:20 पर आने को कहा और डायरी में पूर्ण दिनचर्या एवं खर्च लिखने को कहकर उसे विदा कर दिया और अगले दिन वह समय पर पहुंचा। कौन? राजा रिपुदमन। आचार्य ने यह सब देखकर बोला कि तुम रोगी नहीं हो, तुम्हें अच्छे संबंध मिल सकते हैं, उन्हें चुन लो। विवाह अनिष्ट वस्तु नहीं है, वह तो गृहस्थ आश्रम का द्वार है। लेकिन रिपुदमन ने कोई जवाब नहीं दिया। तब मारुति ने परसों मिलने की बात कही। अगले दिन वह सिनेमा गया, जहां उसकी भेंट उर्मिला से हो गई। वह बच्चे को लाई थी और रिपुदमन ने बच्चे को लेना चाहा, लेकिन उर्मिला ने उसे कंधे से चिपकाए रखा। जीने पर चढ़ती चली गई और उसने घंटी बजाकर एक आदमी को बॉक्स पर बुलाया और 2 आइसक्रीम लाने का आदेश दिया। रिपुदमन ने उर्मिला से बच्चे के नाम के विषय में पूछा, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अब नाम तुम ही रखोगे क्या? उसने 2 नाम सुझाए, लेकिन उर्मिला ने कहा, मैं इसे मधु कहती हूँ। सिनेमा देखने के बीच-बीच में दोनों छोड़कर सिनेमा मतलब देखना बीच में ही छोड़कर दोनों एक दूसरे की जो बीती जिंदगी है चर्चाएं करने लगे। रिपुदमन ने कहा कि उर्मिला, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? उर्मिला बोली, मैं तुम्हारे पुत्र की माँ हूँ। तुम अपने भीतर के वेग को शिथिल न करो, तीर की भांति लक्ष्य की ओर बढ़ो। याद रखना कि पीछे एक है जो इसी के लिए जीती है। राजा, तुम्हें नहीं रुकना है, पर पथ अनंत हो, यदि गति का आनंद है। तो राजा ने कहा कि मैं आचार्य मारुति के यहाँ गया था और उसने विवाह का सुझाव दिया है। तो उर्मिला बोलती है कि वह ढोंगी है। वह कहती है कि वह प्रगतिशील में बाधक है, तेजस्विता को का अपहरता है। रिपुदमन कहता है कि मुझे जाना ही होगा, तुम्हारा प्रेम दया नहीं जानता। इसके बाद वह दिए गए समयानुसार मारुति आचार्य से मिलने जाता है। उसके पूछने पर उर्मिला के बारे में बताता है और आचार्य कहते हैं कि ठीक है, तुम उसी से शादी कर लो। वह धनंजय की बेटी है, वह मेरी बेटी है, मैं उसे समझा दूंगा। उर्मिला आचार्य से मिलती है, तो वह भी उनके उन अनेक प्रकार से उसे समझाता है। फिर रिपुदमन उससे पूछता है कि तुम आचार्य से मिली, अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तो वह कहती है कि तुम्हें अब दक्षिण ध्रुव जाना है और वह सरलैंड द्वीप के लिए जहाज तय कर लेता है तथा परसों जाने की बात कहता है। इस पर उर्मिला कहती है, नहीं राजा, परसों नहीं जाओगे। रिपुदमन कहता है कि मैं स्त्री की बात नहीं सुनूंगा, मुझे प्रेमिका के मंत्र का वरदान है। यह खबर सर्वत्र फैल जाती है कि रिपुदमन दक्षिणी ध्रुव की यात्रा पर जा रहा है। इसके बाद उर्मिला भी कल्पना में खो गई। राष्ट्रपति की ओर से दिया गया भोजन हो रहा होगा, सब राष्ट्रदूत होंगे, सब नायक, सब दलपति। तीसरे दिन उसने अखबार में पढ़ा कि राजा रिपुदमन सवेरे खून में सने पाए गए और गोली कनपट्टी के आर पार निशाना था। यहाँ पर पढ़ा कि अखबारों ने अपने विशेषांक में मृतक के तकिए के नीचे मिले पत्र में छापा गया था कि उसमें अपने निजी कारणों से किया गया बताया गया। जो इन्होंने आत्महत्या किया था वो निजी कारण था। कहा था कि इस बार मुझे वापस नहीं जाना था। दक्षिण ध्रुव के एकांत में मृत्यु सुखकर होती है। उस पत्र की अंतिम पंक्ति थी, मुझे संतोष है कि मैं किसी के परिपूर्णता में काम आ रहा हूँ। मैं पूरे होशे हवास में अपना काम तमाम कर रहा हूँ। भगवान मेरी प्रिय
कि अर्थ मेरी आत्मा की रक्षा करे, लक्ष्य के प्रति उड़ान, भरी कहानी का करुणामय क्या हो जाता है सर? अंत हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको 5 टॉपिक बताया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और ये आप टॉपिक तैयार कर लेते हैं कि पेपर में आपको कम से कम 40 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, गद्यांश, पद्यांश, कहानी, लेखक का जीवन परिचय और यहाँ पे आपका बहुविकल्पी सब कुछ कराया है। इम्पोर्टेंट वीडियो है, देख लीजिएगा। और अभी आपके पास में व्याकरण का लेकर आऊँगा, बहुविकल्पी लेकर आऊँगा, पत्र लेखन लेकर आऊँगा, निबंध लेकर आऊँगा। अब सारा हम आपको कंप्लीट सिलेबस करवा देंगे। आपको बस एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद।